दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करेंगे दिसंबर महीने के सबसे महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में जानकर, यानी कि एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि दिसंबर महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं वो कौन कौन से हैं। तो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है और रिवीजन तो बहुत ही जरूरी होता है। तो आइए रिवीजन करते हैं। 1 दिसंबर को मनाया गया था विश्व एड्स दिवस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है परीक्षा में, तो इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानना और एग्जाम के लिए रट लेना। 2 दिसंबर को हुआ था राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय विश्व विकलांग दिवस के रूप में मनाया गया। भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया था 4 दिसंबर को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको जरूर आप लोग याद रख लेना। और 5 दिसंबर को दो महत्वपूर्ण दिन थे। एक तो था अंतरराष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस, दूसरा था विश्व मृदा दिवस। इसमें इंपॉर्टेंट है विश्व मृदा दिवस, तो ये जरूर याद रखना आप, ठीक है। 7 दिसंबर को मनाया गया था सशस्त्र सेना झंडा दिवस और 7 दिसंबर को ही अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन विमानन दिवस मनाया गया। तो दोनों दिवस यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। 9 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस के रूप में मनाया गया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बनेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विश्व मानवाधिकार दिवस, जो कि प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को होता है। तो ठीक है, तो ये जरूर याद रखना आप कि अभी हाल ही में 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया गया। डिटेलिंग में आपको दे रहा हूं प्रतिदिन के करंट अफेयर्स में। अगर आप प्रतिदिन हमसे जुड़े हुए हैं तो आपको हर दिवस के बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी, और जो थीम है, कौन सी संस्था के द्वारा से मनाया जाता है, शुरुआत कब से हुई, जो विभिन्न तथ्य हैं वो सब मैं आपको बता देता हूं अपने डेली वीडियोस में। तो आज हम सिर्फ रिवीजन करेंगे। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया गया। 11 दिसंबर को ही अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया। और आज 12 दिसंबर है, तो आज कोई खास दिवस नहीं है, तो आज छोड़ देते हैं। 14 दिसंबर को मनाया जाएगा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे अभी वीडियो की शुरुआत में। 15 दिसंबर को होगा अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस। 15 दिसंबर। 16 दिसंबर को होगा विजय दिवस, विक्ट्री डे ऑफ बांग्लादेश। 18 दिसंबर को दो दिवस होंगे, अंतरराष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस। दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अंतरराष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस ये मनाया जाएगा 18 दिसंबर को। नेक्स्ट 19 दिसंबर होगा गोवा मुक्ति दिवस और 20 दिसंबर को होगा अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस। राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाएगा 22 दिसंबर को, ये इंपॉर्टेंट है। और 23 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में, ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस होगा 24 दिसंबर। 25 दिसंबर को बड़ा दिन होगा क्रिसमस, उसी दिन मनाया जाता है सुशासन दिवस। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर सुशासन दिवस की घोषणा की गई है, तो 25 दिसंबर होगा सुशासन दिवस। तो ये हो गया दिसंबर माह के सबसे इंपॉर्टेंट दिवस, और इन्हीं से प्रश्न बनेंगे दिसंबर महीने में। तो अब बात करते हैं 14 दिसंबर को मनाया जाने वाला प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के बारे में। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस ये प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। किसके द्वारा? बीईई के द्वारा, ठीक है। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा, जो कि विद्युत मंत्रालय के अधीन आता है, इसके द्वारा प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बिल्कुल याद रखना। चलिए शुरू करते हैं अब आज के एमसीक्यूज। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव द्वारा रक्षा सचिव के रूप में किस पहले अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्तित्व को नामित किया गया है? देखिए, क्योंकि ये पहले अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्तित्व हैं जिन्हें जो है अमेरिका का डिफेंस सेक्रेटरी बनाया गया है। हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन टू बी द डिफेंस सेक्रेटरी। तो दोस्तों ये हैं क्रिस्टोफर सी मिलर। तो जरूर याद रखना है इसको, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई अफ्रीकन अमेरिकन पर्सन अमेरिका का डिफेंस सेक्रेटरी बना है। तो ये प्रश्न ऑटोमेटिकली काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, ये जरूर याद रखना आप, ठीक है। अगला प्रश्न होगा, सिप्री रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा है? यानी कि वह कौन सा देश है दुनिया में जो सबसे अधिक हथियार खरीदता है? तो ये देश है सऊदी अरेबिया। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, सऊदी अरेबिया। दोस्तों याद रखना यहाँ पर कि सऊदी अरेबिया के बाद दुनिया में भारत, अपना प्यारा भारत, ये दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा हथियार को खरीदने वाला देश है, ठीक है। तो फर्स्ट बिगेस्ट आर्म इंपोर्टर कौन है? सऊदी अरेबिया। एंड सेकंड बिगेस्ट आर्म इंपोर्टर है इंडिया। तीसरे स्थान पर है मिस्र यानी कि इजिप्ट। चौथे स्थान पर आता है ऑस्ट्रेलिया। पांचवें स्थान पर आता है चाइना। तो आप देख रहे हैं कि इस लिस्ट में टॉप 5 में भारत भी है और चाइना भी है। हालांकि भारत चाइना से अधिक हथियार मंगाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आपको कुछ डिटेलिंग यहाँ पर मिल रही है। तो दुनिया के जो 5 शीर्ष हथियार आयातक देश हैं, जिसमें सऊदी अरब है,
भारत है, मिस्र है, ऑस्ट्रेलिया है और चीन है। ये 5 देश मिलकर पूरी दुनिया में जो हथियारों की सप्लाई होती है उसमें से 36% अकेले खरीद लेते हैं। मतलब ये 5 लोग मिलके 36% जो हथियारों का खरीदार देश है वो ये 5 देश मिलकर हैं। और स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको सिप्री कहते हैं। सिप्री का जो मुख्यालय है वो स्टॉकहोम में है। स्टॉकहोम जो है ये स्वीडन में है, ये भी याद रखना। तो सिप्री का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है दोस्तों, तो ये स्वीडन में है। तो स्वीडन स्थित सिप्री ने हाल ही में ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर्स 2019 पर अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें ये जो आंकड़े हैं वो निकलकर सामने आए हैं। अमेरिका के बाद चीन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियार उत्पादक देश बन गया है। ठीक है, सबसे अधिक हथियार जो बनाता है अमेरिका बनाता है, उसके बाद चीन आ गया है। हालांकि 2017 में जब रिपोर्ट आई थी तो चीन 6वें स्थान पर था, लेकिन अब ये दूसरे स्थान पर आ गया है। तो कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार है चीन और बहुत मेहनत कर रहा है, तो पूरी दुनिया को इससे सीख लेनी चाहिए। सिप्री की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक मिलिट्री एक्सपेंडिचर यानी कि सैन्य व्यय के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है। ये जो रिपोर्ट आई थी ये अप्रैल में आई थी, अप्रैल 2020 में। तो दोस्तों यहाँ पर जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक पूरी दुनिया में भारत तीसरे स्थान पर है, यानी कि सैन्य व्यय के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो सी सही जवाब है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री की जो रिपोर्ट आई थी अप्रैल 2020 में, उसमें यही बताया गया था कि अमेरिका 2019 में 732 अरब डॉलर, आंकड़ों को ध्यान से देखिए, 732 अरब डॉलर के साथ दुनिया में सबसे अधिक सैन्य खर्च करता है। यह पहली बार हुआ है जब 2 एशियाई देश जिसमें चीन और भारत शामिल है, तो चीन दूसरे स्थान पर हो गया और भारत तीसरे स्थान पर। 2019 में चीन का जो सैन्य खर्च था वो 261 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। इसकी तुलना में हमारा सैन्य खर्च काफी कम है। हालांकि भारत का जो सैन्य खर्च है वो 6.8% यानी कि 2018 में जो सैन्य खर्च था उसकी अपेक्षा 2019 में 6.8% बढ़ा और ये 71.1 बिलियन तक पहुंच गया। यानी कि भारत भी जो है कोई कंजूसी नहीं कर रहा है अपने सैन्य हथियारों और जो सैन्य साज सज्जा होती है उस पर। चौथा स्थान रूस का है और 5वां स्थान है सऊदी अरब का। तो ये हो गए टॉप 5 कंट्रीज जो कि अपनी सेना पर सबसे अधिक खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले स्थान पर कौन सा हो गया, अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर भारत, चौथा स्थान रूस का मिल रहा है और 5वां स्थान है सऊदी अरब का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों ये भी जान लीजिए कि इस रिपोर्ट के अनुसार कश्मीर मुद्दे को लेकर पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के कारण भारत का सैन्य खर्च बढ़ा था। हालांकि इसके बाद आपने देखा होगा कि भारत और चीन के बीच भी जो रिश्ते थे वो अपने बहुत ही निम्नतम स्तर पर आ गए थे, जिसकी वजह से ये जो खर्च था वो बढ़ गया है। किस संगठन ने भारत में दुनिया के पहले सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड IoT नेटवर्क को लॉन्च करने के लिए BSNL के साथ भागीदारी की है। दोस्तों BSNL ने यह सेवा शुरू की है जिसके द्वारा आपको एक जो है चौकोर बॉक्स होगा जिसकी कीमत होगी कितनी, 10,000 रुपए कीमत होगी। तो इस बॉक्स को अगर आप खरीद लेते हैं तो चाहे कहीं पर टावर लगा हो चाहे न लगा हो, आप कहीं पर भी जा सकते हैं और आपकी बातचीत नहीं रुकेगी। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आप सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये सेवा जो है स्टार्ट हुई है नैरो बैंड IoT नेटवर्क के नाम से और इसे लॉन्च किया है BSNL ने। और इसमें BSNL के साथ साझेदारी की है किसने, स्काइलोटेक इंडिया ने। हालांकि ये अमेरिका की कंपनी है लेकिन इसका इंडिया में जब नाम हुआ है तो जैसे वोडाफोन इन हो गया था और वोडाफोन विदेशी कंपनी थी, तो उसी प्रकार से स्काइलोटेक अमेरिकन कंपनी है लेकिन इंडिया में इसका नाम स्काइलोटेक इंडिया हो गया है। अब देखिए जो लोग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हैं हिंदी के साथ, उनके लिए इंग्लिश का ट्रांसलेशन भी यहाँ पर दिया जा रहा है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज पार्टनर्ड विद BSNL टू लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड IoT नेटवर्क इन इंडिया। तो ये जो इंग्लिश ट्रांसलेशन फ्रेंड्स ये मैं लगातार देता रहूंगा ताकि जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं उनको भी कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों ये इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि BSNL के जो चेयरमैन है और प्रबंध निदेशक है उनका नाम है PK पुरवार। उन्होंने बताया है कि 10,000 रुपए का बॉक्स लेकर ग्राहक देश भर में कहीं भी जा सकते हैं और अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करके बातचीत कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। इसको IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, और इसमें BSNL और अमेरिकी कंपनी स्काइलो मिलकर काम कर रही है। ये सेवा 9 दिसंबर से भारत में शुरू भी हो गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
किस संस्था ने हाल ही में उत्सर्जन गैप रिपोर्ट यानी कि इमिशन गैप रिपोर्ट 2020 को जारी किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द इमिशन गैप रिपोर्ट 2020? तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट है जारी की गई है यूएनईपी के द्वारा। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है यूएनईपी का। ठीक है, तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा उत्सर्जन गैप रिपोर्ट जारी हुई है। यूएनईपी की वार्षिक रिपोर्ट अनुमानित उत्सर्जन और स्तरों के मध्य अंतर को मापती है और पेरिस समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप इस सदी में वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस कम रखने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना शुरू की है? आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना, ये योजना शुरू की गई दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। तो इसमें जो महिलाओं को ऋण मिलेगा वो बहुत ही कम, 1% से कम या यूं कहें आधे प्रतिशत पर जो है उनको ऋण प्रदान किया जाएगा ताकि महिलाएं जो है वो आत्मनिर्भर बन सके। बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में, तो इसका जो मुख्यालय है वो वडोदरा में है, गुजरात में, और चेयरमैन है हसमुख अधिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ हैं संजीव चड्ढा। तो ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिकी इंडिया स्पोर्ट्स के अंतर्गत स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये है शूटर एलावेनिल वलारिवन और बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया एथलीट है और ये शूटर हैं, तो दोनों को ये जो है पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया है। तो विकल्प सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हैं पहलवान बजरंग पुनिया है और एलावेनिल वलारिवन है, शूटर हैं ये। तो इनको जो है द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। फिक्की के वर्चुअल स्पोर्ट्स समिट में उन्हें यह सम्मान दिया गया है और बजरंग पुनिया को पुरुषों का 2019-20 स्पोर्ट्स पर्सन और शूटर एलावेनिल वलारिवन को महिला स्पोर्ट पर्सन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोनों आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ब्रिटेन की ईस्टर्न आई न्यूज़पेपर, ब्रिटेन का एक न्यूज़पेपर है, अखबार है ईस्टर्न आई, तो उसने एक रिपोर्ट छापी है जिसके मुताबिक जो एशिया के टॉप 50 सेलिब्रिटीज हैं, ठीक है, उसमें टॉप पर कौन है? तो दोस्तों टॉप पर है सोनू सूद, क्योंकि आपने देखा था कि सोनू सूद ने जब कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा था, अपने चरम पर था, उस दौरान जितने भी असहाय और गरीब लोग थे उनकी उन्होंने बहुत अधिक मदद की थी। उतनी मदद तो कोई नहीं कर पाया था। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि कुछ राज्य सरकारें भी उतनी हेल्प नहीं कर पाई जितना अकेले सोनू सूद ने कर दिया था। तो दोस्तों यह सूची उनके लिए ही जारी होती है जिसमें पहला स्थान बनाया है सोनू सूद ने। तो ये याद रखना आप कि टॉप 50 एशियाई सेलिब्रिटीज में सोनू सूद पहले स्थान पर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और एक पुरस्कार होता है गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियंस 2020। रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन 2020 ये किसे प्रदान किया गया है? दोस्तों ये प्रदान किया गया है डॉक्टर कैरोलिना अरुजो को, जो कि ब्राजील की रहने वाली है। डॉक्टर कैरोलिना अरुजो कहाँ की रहने वाली है? ब्राजील की। आप तस्वीर देख सकते हैं। तो ये इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स यानी कि IMPA में काम कर रही है, वहां पर गणितज्ञ है, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। ठीक है, और दोस्तों ये जो पुरस्कार है वो भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से दिया जाता है। और अगर हम बात करें डॉक्टर अर्जू के बारे में तो ये अंतर्राष्ट्रीय गणित संघ महिला की उपाध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन हाल ही में कहां पर किया गया है? तो दोस्तों राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का जो उद्घाटन है ये कहां पर किया गया है? तेलंगाना में। तो विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही होगा, तेलंगाना। बिहार और यूपी के बीच परिवहन सुगम बनाने के लिए कोइलवर पुल का शुभारंभ किया गया है, यानी कि इसका उद्घाटन किया गया है अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। तो ये जो कोइलवर पुल है ये किस नदी पर बना हुआ है? दोस्तों इसकी कुल लंबाई है 1.5 किलोमीटर और ये सोन नदी पर स्थित है। तो विकल्प डी हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गई पूरी इंफॉर्मेशन आज की और जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। तो दोस्तों प्रतिदिन आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। दोपहर में 12 बजे के आसपास ये वीडियो जो है अपलोड होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लोग इस सेशन को जरूर अटेंड किया करें और इसके बारे में आप लोग हमें राय भी दें कि कैसे इस सेशन को और अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है,
तो कुछ मदद करिए आप लोग भी, ताकि ये सेशन लोगों में लोकप्रिय हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो, और हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट studyvithgyanprakash.com या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल @studyvithgyanprakash पर आ सकते हैं। वहां पर आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।